जय हिंद फ्रेंड। अभी हमने लाइव को स्टार्ट किया बट वही आपने भी देखा कि थोड़ी सी चीजें उसमें सही नहीं चल रही थी, तो हमें लगा कि भाई क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर उसको आपको अपलोड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर सारी चीजें दी गई हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत ही क्लियरिटी इसमें मिल जाए, भाई सारी चीजें क्लियर दिखें। ठीक है, क्लियर दिखना है आपको, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन और आंसर। याद रखिएगा कि हमको इनको बस पूरा करना है किसी तरीके से। हम अभी ये जो आपको दे रहे हैं इसी के साथ हम चाहते हैं कि एक जो है आप लोगों को ऐसा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम जल्द ही आप लोगों को देने वाले हैं। 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जितने चैप्टर हैं सभी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप लोग ध्यान देंगे इन सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में और इन्हीं को आपको याद रख के जाना है। इन्हीं में से आपको हमेशा जो है क्वेश्चन मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, इस बार भी मिलेंगे। ठीक है, हम बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं कवर कर पाए हैं, बट जितना भी कवर किए हैं उन्हीं से आपका 80 to 90% सिलेबस हम कवर कर देंगे। ठीक है, ये जितनी चीजें अभी हम बताए हैं उन्हीं में से जो कुछ भी अभी हमने पढ़ाया है, जो कुछ अभी हम पढ़ाएंगे उसी में से आपके एग्जाम से पहले 80 to 90% सिलेबस हो जाएगा। भाई 100% इस बार नहीं हो पाया है, अगली बार 100% होगा, बट इस बार 80 to 90% आप लोगों को सिलेबस कवर मिलेगा। ठीक है, ये जो हम बहुत कम आप लोगों को पढ़ाए हैं इसी में से। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, और ये पहला क्वेश्चन है 8 से। अभी हम आप लोगों को ऐसे 16 क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। ठीक है, इनमें से जितने भी एक क्वेश्चन हम बोलेंगे कि भाई इन पे स्टार लगा के इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ठीक है, उनके क्वेश्चन के आंसर को आप लोग किसी भी कीमत पे भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास करना नहीं, ठीक है, भूलना ही नहीं है इनको, जिनको हम बता रहे हैं। बस ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं बताएंगे, जिन पे हम स्टार लगवाएंगे उनको बिल्कुल नहीं भूलना है, बाकी को याद रख लेंगे तो आपकी महानता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये अधिकतर क्वेश्चन ये हम इनको ढूंढ के लाते हैं, भाई किसी न किसी तरीके से आपको बताए जाते हैं, आंसर भी क्वेश्चन भी साथ में आपको मिले हैं, तो इसलिए इनको आप नोट करके रख लेंगे, कहीं ना कहीं सेव करके रख लीजिए। अब तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे आप स्टार इसलिए लगा लीजिए कि हर बार एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आ जाता है, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करें, किसी ना किसी सेट के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं 2-3 सेट में ये आ जाता है। पिछली बार हमारे यहाँ आया, इस बार भी आएगा, आएगा मतलब आएगा। ठीक है, तो आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको आप याद रख के जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान इसका क्या है, हमारे पास अगर हम देखेंगे तो बहुत आसान ही इसका आंसर है। चलिए आते हैं हम लोग, क्वेश्चन तो हमने देख लिया है, तो क्वेश्चन देख लिया भाई, आंसर भी देख लेते हैं। आंसर भी हम लोग फटाफट देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो था, फ्रांस की क्रांति के क्या रीजन थे, क्या मुख्य कारण थे, तो भाई उसी के बेस पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ इसका आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आंसर अगर हमको देखना है तो आइए समझते हैं। अगर ये चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं, आई होप कि आपको उतना तो क्लियर दिख ही रहा हो कि आप इसको पढ़ सके। ठीक है, इतनी क्लियरिटी इसमें है। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो हमको क्या देखना है, फ्रांस की क्रांति के बारे में पहले कुछ चीजें आप याद रखेंगे कि यहाँ पे एक राजा था, ठीक है, और वो बहुत ही निरंकुश राजा था। भाई इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, ठीक है, तो लुई था, लुई। ठीक है, अब ये लुई था आप लोगों को पता होगा। अब लुई के बारे में बाकी सारी कहानी आप लोगों को हमने बताया है। ठीक है, बाकी सारी कहानी हमने इस लुई के बारे में बता दिया कि निरंकुश राजा था, इसका जन्म कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी बातें आप लोगों को क्लास 9 में बताई जाती है। बट यहाँ इतना हमको वक्त जाया नहीं करना है, हमको क्या देखना है कि इसके मेन रीजन बताइए सर जी। तो मेन रीजन क्या है, यहाँ के लोग जो थे वो बड़े परेशान थे। क्यों? क्योंकि ये निरंकुश राजा था, किसी की बात सुनता नहीं था, इस पे किसी का अंकुश नहीं था, इसीलिए वहां की जनता असंतोष थी, यानी भाई वो किसी तरीके से संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जितनी परिस्थितियां आती हैं इनसे मुक्त होने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि क्रांति जैसी भावना इनके मन में आ जाती है। इसके लिए कई उत्तरदायी कारण रहे हैं,
जैसे जैसे पहला क्या है, तो पहला राजनीतिक रूप से अगर देखें तो निरंकुश राजतंत्र, यानी सत्ता ऐसी थी जिसमें लुईस 14 जो था, ये लुईस 14 इसने क्या किया कि मैं ही राजा हूं ऐसी प्रथा चला रहा था। राजा मैं हूं, मेरा शासन चलेगा, माहिष्मति का शासन वचन ही शासन है, ऐसी बातें करता था। जो कह देंगे वही करेंगे, ठीक है, किसी की नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके का राजा था। अब इससे पूरी जनता परेशान, क्यों? किसी की नहीं सुनने वाला है। तो इसीलिए जब ये कहता था कि स्वयं को ही राज्य अपना मानता था, तो इसीलिए भाई यहाँ पे एक पहला रीजन आ गया, ठीक है। दूसरा दूसरा रीजन अगर हम देखते हैं तो दूसरा रीजन क्या आता है हमारे पास, दूसरा रीजन ये रहा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, तो यहाँ का समाज दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है। यहाँ के सामाजिक स्थिति की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ का समाज भाई दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है, दो भागों में बटा था। पहला अगर हम देखें तो अधिकार विहीन लोग एक थे, एक अधिकार पूर्ण लोग। यानी कि यहाँ के समाज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमको मिलता है कि भाई यहाँ पे पादरी लोग भी रहते थे, यानी जो चर्च को चलाने वाले लोग हैं। यहाँ पर किसान लोग भी रहते थे। थोड़ी सी स्पीड दिखेगी क्योंकि एग्जाम नजदीक है आप लोगों का, इसलिए स्पीड थोड़ी सी दिख सकती है, बट परेशान नहीं होना है, समझ आपको सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो किसान लोग थे और चर्च लोग थे, इसी में एक मध्यम तबका भी था भी, जो मध्यम वर्ग था ये क्या करता था, तो ये भी जो है इनका साथ कुछ लोग देते थे, कुछ लोग इनका साथ देते थे। तो समाज तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बटा हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं इसी के साथ, तो हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि भाई जब दो लोग थे और एक के पास अधिकार था, एक के पास अधिकार था और एक के पास अधिकार नहीं था, तो किसान जो थे, ठीक है, किसान, इनके विषय में कहा जाता था कि इतने दुखी हो चुके थे कि ये स्वयं ही क्रांतिकारी तत्व के रूप में परिणित हो गए। यानी ये बेचारे खुद यहाँ के किसान ही एक तरीके से यहाँ पर क्रांति के लिए आ जाते हैं कि हम क्रांति तो करेंगे ही, ठीक है। अभी ये शेयर करने जा रहा था, ये शेयर करने जा रहा है किसी को पीडीएफ, अभी तो पढ़ लीजिए, फिर शेयर इससे करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्रांतिकारी के रूप में आ गए। ये दूसरा रीजन, दूसरा रीजन याद भी हो जाएंगे आपको सारी चीजें, बस क्लास में बैठिए, मस्त जाके पेपर दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात कि उपभोक्ता कीमती में 65% की वृद्धि के बावजूद जितने भी वहां के परिश्रम लोग थे, ठीक है, यानी कि जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, श्रमिक लोग हैं, इनकी कीमत केवल 22% दर की वृद्धि हुई। यानी कि जो कीमत है, ठीक है, उन सारी चीजों में 65% की वृद्धि, इनमें केवल 22% की वृद्धि इनकी जो कीमत आती थी, ठीक है, यानी जो एक तरीके से कह सकते हैं मेहनताना, ठीक है, मजदूरी जो इनकी थी। खादानों की बढ़ती हुई वहां की जो कीमत थी, ये वृद्धि का बड़ा भाग कुलीन और पादरी लोगों को ही जाता था। तो एक रीजन ये भी था, ठीक है, कि केवल यहाँ पे हम देखते हैं तो पादरी लोगों का ज्यादा फायदा होता था। तो ऐसे यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, ये फ्रांस की क्रांति के कुछ रीजन है। ये कितने शब्दों में लिखने थे, तो ये आपको 80 यानी 80 शब्दों में लिखने थे, ठीक है। ये 80 शब्दों में क्यों लिखने थे भाई, ये आपको 4 नंबर के ऐसे 4 क्वेश्चन लिखने होंगे। बट आएंगे आपको कितने क्वेश्चन, तो भाई आएंगे 8 क्वेश्चन। इसमें से एक आपको छोड़ सकते हैं, दूसरा उसी में और करके लिखा होगा, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, किसी एक को छोड़िए एक को करिए, ठीक है। ऐसे 4 क्वेश्चन, और फिर ऐसे ही 4 क्वेश्चन और जो आते हैं 6 नंबर के, इनमें भी ऐसे ही रहता है कि इनको करिए और इनको छोड़िए, ठीक है। बात समझ में आ गई है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन ये है असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग आंसर पे। आंसर ये है आपके सामने, ठीक है। क्या आंसर है, असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में हमको देखना है, ठीक है। बड़ा ही स्पष्ट इसका रीजन था, क्या क्या कारण थे इसके, तो हम लोग भाई देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के क्या रीजन थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, आप इसका डेट और साथ में इसका ईयर लिख सकते हैं हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी आप प्रीमियर वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप इसको आगे करके नहीं देख सकते हैं। आंसर क्या है हम देख लेते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, जब पूरा खत्म कर देंगे तभी आप देख सकते हैं।
चलिए देखते हैं तो असहयोग आंदोलन के क्या क्या रीजन थे। पहला रीजन था ये 1919 से 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध काफी खिलाफत और असहयोग आंदोलन, दो जन आंदोलन ऐसे किए गए थे। ठीक है, एक तो खिलाफत और दूसरा असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऐसे दो आंदोलन यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। खिलाफत तो चल ही रहा था। देखिए कई रीजन थे, आपको बताएं रियलिटी कई रीजन थे। ये इतने दुष्ट लोग थे कि जिस समय वे वादा करते थे कि हम बड़ा अच्छा काम करेंगे, उसी समय पे मार्शल लॉ, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग ऐसी घटनाएं लेके चले आते हैं। इनका भी दिन खराब ही चल रहा था, जबकि ये जानते थे कि कौन आदमी इधर आया है। एक ऐसा हार्ड मास का व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है जिसके बारे में आगे चल के आइंस्टीन कहेंगे कि हमें विश्वास नहीं होता है कि ऐसे हार्ड मास का व्यक्ति पूरे देश को उस समय में एक साथ लेके चल रहा है जिस समय केवल 6% लोगों की लिटरेसी है, 6% लोग पढ़े लिखे हैं। और उस समय लोगों को एक कर देना, लोगों को समझा देना कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें नहीं सही हैं। हमको पहले स्वतंत्रता नहीं बल्कि हमको फेडरलिज्म चाहिए, हमको चाहिए एक तरीके से हम लोग डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं। ये सारी चीजें एक व्यक्ति उस समय में बता रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या रीजन होते हैं। पहला रीजन है सरकार के क्रूरतापूर्ण कार्य, यानी कि भैया दुष्ट लोग थे तो इनका दुष्ट जैसा कार्य था। जैसे रॉलेट एक्ट आया 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट जो आता है ये पंजाब में आया था। इसे मार्शल लॉ लागू करने और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ये विदेशी शासन के ये सभी रीजन थे। पहला तो ये हो गया। ये देखने के बाद लोगों को लगा कि जो सभ्यता का वाहक करने वाले जो बोलते हैं कि हम बहुत ही सभ्य लोग हैं, वो खुद एक असभ्य व्यक्ति है। पूरा का पूरा उनका समाज सभ्य है, वो केवल अपना फायदा चाहते हैं। इसलिए पहला रीजन तो यही बन गया रॉलेट एक्ट का। दूसरा रीजन क्या कि असंतुष्ट भारतीय बिल्कुल भाई इनसे असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्वैध शासन जो अपनी कुविचार योजना, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इस समय आएगा। ठीक, और उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अभी उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं कि वो चीजें क्या थी। ये तो बहुत परेशान करके रखे हो जी। जब ना कोई अच्छी शुरुआत करते हैं तो ऐसा 3-5 थोड़ा सा इसमें होता रहता है, ना जाने क्यों। ये चाहता है कि क्लास 10th के बच्चे इस बार अच्छा नंबर नहीं लेकर आए जो यहाँ से पढ़कर जाते हैं। तो इनके चाहने ना चाहने से क्या होगा, हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। कितना जो है लोग हम लोगों को रोकने का प्रयास करें, बट हमको इनको कवर करना ही है। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं क्या देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ताकि अच्छे से चले। क्या आस्तिक नास्तिक वो सारी चीजें अलग हैं, अभी इसको चलाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंदोलन का अधिकतम क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो प्रभाव भी देख लेते हैं। रीजन तो हमने देखा, इसके प्रभाव क्या इफेक्ट पड़ते हैं। रीजन तो हमने देखा कि कई सारी चीजें थी उसमें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये आया था 1919 में। 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसको नाम देते हैं लोग मार्ले मिंटो सुधार करके, मार्ले मिंटो। अब मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये दोनों क्या है? तो अगर हम बात करते हैं तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और साथ में जो मार्ले मिंटो सुधार था, ये दोनों क्या थे? तो ये दोनों भाई ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी रही नहीं, मतलब अब एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा है।
तो ये ऐसा ऐसा कानून लाएंगे ना, कहेंगे हम आपके यहाँ सुधार कर रहे हैं, और ये नाम सुधार का देके और हमारे देश को अच्छी तरह से ये लोग तोड़ने का काम करेंगे, और ये लोग यहाँ से चीजों को लूटने का काम करेंगे। तो तोड़ने का काम, इसी को नाम दिया जाता है कि भाई फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो। एक नियम ये लोग अपना बढ़िया से सीख के आए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ये मॉन्टेग्यू नाम का जो व्यक्ति था, ये सचिव था, ये क्या था, तो गवर्नर था, गवर्नर जनरल। तो यही लोग मिलके नीतियां बना के यहाँ पे लेके आते हैं कि भाई हम लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया चीजें आप लोगों के लिए, भारतीयों के लिए एक तोहफा लेके आने वाले हैं। कौन सा तोहफा लेके आते हैं? जलियांवाला बाग। दूसरा तोहफा रॉलेट एक्ट। तीसरा तोहफा यहाँ के अच्छे अच्छे नेताओं को गिरफ्तार करना। इससे जनता असंतोष हो जाती है, जनता बिल्कुल गुस्से में आ गई थी। और उसी समय महात्मा गांधी ने कहा कि भाई लोहा गर्म है, थोड़ा मार दिया जाए। और इसी समय हम लोग अपना एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेके आते हैं, जिसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे ही नहीं, बस आपसे कहेंगे कि भाई जैसे किसी ने कहा कि थोड़ा सा वहां से हमको एक काम करके दे दीजिए, बस आप कह दीजिए नहीं कर सकते, हमने आपका अब हम साथ नहीं देंगे, हमने आपका बहुत साथ दिया है। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया। क्या क्या इसके प्रभाव रहते हैं, क्या इसके इफेक्ट हैं, इनको हम समझते हैं। पहला इसमें क्या इफेक्ट आता है इसका, तो पहला इसमें आता है भाई, ये कहीं दूसरा तो ओपन नहीं हो गया है बड़ा भाई, इसका आंसर दिख रहा है जी। कहीं ना कहीं कोई है जो टीम पास कर रहा है। एक मिनट का समय लेंगे हमको। चलिए देखते हैं आगे हमको क्या देखना है। तो हम देखते हैं इसके प्रभाव देख रहे हैं हम लोग, और प्रभाव में हम अभी क्या क्या चीज देख रहे हैं। तो पहला प्रभाव इसमें क्या आता है कि आंदोलन का अधिकतम प्रसार, यानी सबसे ज्यादा भाई ये विस्तारित हो गया। इसके पहले बहुत सारे आंदोलन चले थे, बट सब छोटे लेवल पे आंदोलन चले। यही आंदोलन था जो एक विस्तृत रूप ले लिया। चलिए देखते हैं। जैसे जो असहयोग आंदोलन था ना, ये राष्ट्रवादी भावना, यानी जिससे देश के कोने कोने में पहुंच गई, और आबादी के प्रति एक वर्ग का राजनीतिकरण किया गया, जिसमें कारीगर शामिल थे, किसान शामिल थे, छात्र शामिल थे, शहरी गरीब अमीर महिलाएं सभी शामिल हो गए। कहने का मतलब ये ऐसा आंदोलन था जिसपे हम देखते हैं इस आंदोलन में कोई एक दो लोग नहीं शामिल थे। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग सभी लोग शामिल हो गए थे। अब लगभग सभी लोग शामिल हो गए थे, तो इसी वजह से ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसे हम कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रव्यापी स्तर पे, यानी पूरे देश पे अगर हम देखते हैं, पूरे देश में लगभग जो आंदोलन फैल गया, वो आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। दूसरा स्वराज्य और स्वदेशी संस्थानों की स्थापना। इसी वजह से हमारे यहाँ खुद के राज्य, डोमिनियन स्टेट की मांग होती है। डोमिनियन स्टेट यानी अपना राज्य बनाएंगे और अपने अपने संस्थान खोलेंगे, ठीक है, अपनी सारी चीजें। जैसे विद्यार्थियों ने स्कूल जाने से मना किया, अब विद्यार्थी स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? विदेशी स्कूलों में जहां ऐसे टीचर आएंगे पढ़ाने जो विदेश के नियंत्रण में चल रहा है, तो अपना संस्थान खोलेंगे, अपनी चीजों का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी एक इसका फायदा हुआ। दूसरा, भारतीयों के मध्य एकता। भारतीय लोग अभी देखने लगे कि हम लोग अपने हैं,
एक दूसरे थे जो हमको बड़े परेशान करते थे, तो अब इनके बीच में एकता भी आएगी, ये लोग अपना पराया समझने लगेंगे। फिर भारतीयों के बीच में एकता, तो ये यानी कि इतने ये सब क्या है, ये सब इसके प्रभाव थे। ठीक है, इन सभी को हम कह सकते हैं कि भाई ये सभी क्या थे, तो इसके प्रभाव थे। बट आगे अगर अब हम आते हैं, ठीक है, तो अगला क्या इसी में याद रखना है कि आर्थिक मोर्चे पर प्रभाव, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, होली जलाई गई विदेशी कपड़ों की, कपड़ों को जला दिया गया कि आज से इन कपड़ों को हम नहीं पहनने वाले हैं। ठीक है, आज से हम इन कपड़ों को नहीं पहनेंगे, तो विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई, बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और 1921 से 22 के मध्य विदेश से वस्तुओं का आयात आधा हो गया। मतलब अगर वस्तु पहले यहाँ से 100 आती थी, विदेश से अगर पहले 100 वस्तुएं आती थी, तो अब 50 आने लगी। ठीक है, यानी वस्तुओं के आयात पर क्या हो गया, तो 50% गिरावट आ गई। तो ये सभी तो इसके प्रभाव हैं असहयोग आंदोलन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ए रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या नाम है भाई, क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा, राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। जाति प्रथा का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जाति प्रथा जो हमारे देश में थी, इसके क्या इफेक्ट रहे हैं, क्या प्रभाव पड़े हैं, चलिए समझते हैं। बड़ा बढ़िया मुद्दा है, बड़ी बढ़िया, मतलब बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन हम कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। और ए है क्वेश्चन, तो भाई इसका आंसर क्या है, ए भी समझते हैं हम लोग। इसका आंसर देखते हैं, और आप इसमें हेडिंग बनाएंगे क्या कि भारत में राजनीति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आप इसकी हेडिंग बनाएंगे, और क्या क्या चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। चलिए देखते हैं। तो पहला, भारत में जाति प्रथा वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाती है। कैसे, जिस कास्ट का जो है उसी कास्ट के प्रतिनिधि को वोट देगा। मैटर नहीं करता है कि वो नेता जो खड़ा है उसको क्या जानकारी है। अगर बिल्कुल बेवकूफ नेता है, कुछ नहीं जानता है, बस वो हमारी कास्ट का होना चाहिए, हम तो भाई उसी को मतदान करेंगे। ऐसी बातें जाति की वजह से उभर कर सामने आई, पहली चीज। दूसरी बात, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा समय समय पर इन प्रकरण जातियों को अपने पक्ष में करके सत्ता प्राप्त की जाती थी। जितनी भी पार्टियां हैं सब चाहती हैं कि जाति का मुद्दा बना करके हम लोग अपनी पार्टी को जिता सकें, खुद का लाभ ले सकें, इसलिए हम लोग जाति व्यवस्था को इतना ज्यादा बढ़ावा देंगे। अगली बात अगर देखेंगे तो इसी कारण से जो विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल की आजादी के समय से अपने हित में आयोग करते आ रहे हैं। अपने ही हित के लिए सब लोग इसका भी लाभ लेते हैं कि हमारा हित होना चाहिए, बाकी कोई दूसरी बातें इसमें नहीं है। ठीक है, अपनी 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 बातें। और याद रखिएगा, कोई कैसा भी हो, कितना भी खास हो, डजंट मैटर, सबको जरूरतों, केवल अगर जरूरत है तो रिलेशन चल रहे हैं। ठीक है, सब अपने फायदे में चल रहे हैं। कोई राजनीतिक दल हो, कोई पार्टी हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको अपना फायदा दिख रहा है। अगर तो आप उनके लिए अच्छे हैं, उनको फायदा आपसे नहीं दिखा तो फिर आप कौन है, वे कौन है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जाति प्रथा की वजह से ही स्थापित हुई हैं। ठीक, और जातीय संप्रदाय को अगर हम देखें तो इसमें समाज में इससे क्या होता है, तो वैमनस्य पैदा होता है और सामाजिक समानता कम होती है। जाति प्रथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो समाज पे देखते हैं। ये तो राजनीति पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये तो हमने देखा। अब समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देख लीजिए। तो समाज पे इसका ये प्रभाव पड़ता है कि इसी के कारण ही भारत के विभिन्न धार्मिक समूह
विभिन्न धार्मिक समूह सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे के समीप नहीं आ सके, जिसके कारण एक सुदृढ़ समाज का निर्माण नहीं हो सका। जैसे किसी संगठन का नाम नहीं लेंगे हम, क्या पढ़ा है हमको किसी संगठन का नाम लेके उनको बोलने में, भाई उनको बोल दिया जाएगा तो वे कहेंगे कि हमारे धर्म, हमारे संगठन के बारे में, हमारी जाति व्यवस्था के बारे में आप होते कौन है बोलने वाले, तो नहीं बोलेंगे हम लोग। बट आप बताइए ना कि क्या इंसानियत से बड़ी और इंसान से बड़ी ये थी या इससे पहले बनी थी? नहीं थी ना। फिर हम लोग क्यों इसको इतना ज्यादा बढ़ावा देते जा रहे हैं? इसके लिए कितने लोगों ने काम किया, कितनों का जीवन समाप्त हुआ, कितनों ने पूरा जीवन इसी पे लगा दिया, फिर भी हम उन्हीं चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं और उसी को बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो समाज में इसी वजह से क्या हुआ कि एकजुटता नहीं बनी है। सब अपने अपने जाति धर्म को, अपने धार्मिक समूह को मानते हुए चल रहे हैं। कई ऐसे विद्यालय हमने देखे हैं जहां पे यदि आप, कहा जाता है हमारे आर्टिकल, हमारे संविधान में कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में हम लोग धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, बट ऐसे कई विद्यालय हमने देखा है कि जहां केवल धार्मिक शिक्षा को ही प्रोत्साहन दिया जाता है। हम प्रैक्टिकल में हम लोग बैठे थे और प्रैक्टिकल के दौरान बात की जाती थी कि भाई अगर आपने इस मुद्दे पे कोई भी प्रोजेक्ट तैयार किया है तो ही आपके क्वेश्चंस आपसे होंगे और आपको आंसर देने हैं। अगर इन मुद्दों पे आपने प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया है तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो वहां पर भी एक तरीके से जाति प्रथा दिखाई देती है, कहीं समाप्त नहीं हुई है। संघर्ष इसके लिए बहुतों ने किया, बट इसका कोई अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देखते हैं हम लोग भी देखते हैं कि कब तक ये सारी चीजें चलती हैं। आगे हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट करके इसको जो है उल्लेख कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग, स्पष्ट करके भाई इस पे उल्लेख करते हैं, इसका आंसर देते हैं, सारी चीजें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मे भी हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन इस बार जरूर मिले। तो अगर इस बार एक क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको छोड़कर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसका आंसर आपको बता दिया है। अभी बताने जा रहे हैं तो बता ही देंगे, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था है। कैसे? तो लोकतंत्र अपने मूल सिद्धांतों का आपस में जोड़कर जवाबदेह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन, मतलब इसको कहा जाता है, पॉलिटी में हम लोग एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, बट उसको अभी हम नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई लोकतंत्र में ना जवाबदेहिता होती है। आप जवाब दीजिए आपने ऐसा क्यों किया, तो ये जवाबदेहिता हमको यहाँ पे मिलती है। उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल गवर्नमेंट है, उत्तरदायी है, ठीक है। और वैध सरकार का मतलब है कि एक तरीके से ऐसी सरकार है जो मनमानी थोड़ी करेगी, देश के हित में उसको काम करने हैं, मनमानी नहीं कर सकती है, ठीक है। इसमें नियमित चुनाव होगा। नियमित चुनाव जैसे अभी हमको पता है कि यहाँ पे 5 ईयर पे क्या होता है कि एक तरीके से इलेक्शन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्शन होंगे 5 साल में, अगर कहा गया कि चुनाव होंगे तो चुनाव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ईयर में इलेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका मिलेगी, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। कि एक ऐसी हमारे पास न्यायपालिका होगी जिसपे हमें पूरा ट्रस्ट है कि कुछ भी हो जाए न्यायपालिका हमारे हित में ही जवाब देगी। तो ये चीजें भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र में जवाबदेहिता आती है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि नेता नागरिकों के हित में ही कार्य करेंगे। वो अलग बात है, आप इस समय जानते हैं कि नेता तो बेचारे लूटने में लगे हो, हित में क्यों काम करेंगे, ठीक है।
तो इसलिए हर एक नेता ऐसा नहीं है, बट अधिकतर ऐसे हैं, सबको नहीं कह सकते, बट जो हैं तो हैं, उनमें कौन सी बातें हैं भाई, आप ऐसे तो आपको हम क्या ही कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि सुनिश्चित होता है कि नेता क्या करेंगे भाई, नागरिकों के हित में कार्य करेंगे और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जी बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होता है, ठीक है। आप भी जानते हैं लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव, आप सच्चाई जानते हैं, सच्चाई नहीं लिखना है, सच्चाई लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। आपको ये नहीं बताना है कि ईवीएम में धोखाधड़ी हो जाती है, ये आपको नहीं बताना है, वहां पे आपको आंसर सही लिख के आना है कि जी बिल्कुल लोकतंत्र हमारे देश का ऐसा है कि जहां बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होते हैं, भले यहाँ के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सभी लोग ईवीएम से लेके कहीं अलग अलग जगह मतलब घोटालेबाजी करते हैं, तो इसको नहीं, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोगों के विश्वास पर आधारित एक वैध सरकार को जन्म देता है। लोकतंत्र में इन तत्वों का समायोजन शासन में सामंजस्य स्थापित करता है और ऐसी प्रणाली तैयार करता है जहां जवाबदेही और वैधता आम कल्याण को बनाए रखने के लिए एकजुट है। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र के बारे में आपको लिखनी है। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आ सकते हैं, तो भाई इन पे आप लोग स्टार लगाते हुए याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्या है कि खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कि खनिज के संरक्षण की विवेचना। आइए देखते हैं भाई खनिज संरक्षण के बारे में, और मैं भी ये आपको थोड़ा सा इधर आइए। ये सब कुछ क्लियर करके हम लोग खनिज संरक्षण पे भी बात कर लेते हैं। वीडियो लंबा इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो आप याद रखेंगे कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है हम पार्ट 2 करने पड़े, बट आपको मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ये आप लोगों को कंप्लीट, ठीक है। चलिए देखते हैं, और ये अभी हम क्या देख रहे हैं, तो अभी हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन खनिज संरक्षण के बारे में। तो भूवैज्ञानिक के अनुसार हम खनिज किसको कह सकते हैं, तो प्राकृतिक रूप से जो विद्यमान हो, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे कठोर हीरा, जैसे नरम चूना, ये सबको हम कह सकते हैं। कठोर हीरे से लेकर नरम सोने तक हम इनको नाम दे सकते हैं खनिज है, ठीक। मिनरल्स हम इनको कह सकते हैं भाई खनिज है। आगे आते हैं, खनिज संरक्षण की बात करते हैं, कैसे बचाया जाए जी। है तो हमारे पास खनिज बहुत, बट इनको बचाना भी तो है, कैसे बचाएंगे। तो हम सभी को जो उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपण, उनमें विनिर्मित पदार्थों को भारी निर्भरता, और जिससे खनिज के संसाधनों में निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनमें वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में इसमें जो मतलब कहने का है फिर से जो बनना है, ये दर अभी इतनी तेजी से नहीं है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय योग्य है। कहने का मतलब आपको हम बताते हैं, खनिज जितनी तेजी से हम खा रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, उतनी तेजी से तो उगा नहीं रहे हैं, मतलब हमको मिल नहीं रही है। इसलिए हमको याद रखना है कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, बहुत समय लग जाते हैं इसको फिर से बनाने में, बनने में बहुत समय लगेगा, इसलिए इनको बचा के रखना है हमको। और बचा के रखना है तो जितने भी निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उत्तम प्रौद्योगिकी के साथ साथ सतत डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य जितने भी रीजन है, तो इनके आधार पर हमको देखना है कि कहने का मतलब है खनिज को ऐसे बचा के रखना है जिससे हमारी पीढ़ी, हमारे आने वाले लोग सभी के लिए
और पर्यावरण के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमको सभी का ख्याल रखते हुए भाई किसी को नुकसान इससे ना हो कि हमको मिला है हम खत्म करते हैं बाद में देखा जाएगा, तो फिर बाद वाले देखने के लिए ही नहीं बचेंगे, इसलिए बचा के रखना है। तो भाई खनिजों को बचा के यहाँ रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको नाम दिया जाता है क्या, खनिज संरक्षण से लेके एक क्वेश्चन है 4 नंबर के क्वेश्चन, इतना आप याद तो हो ही जा रहा है। इसमें क्या चीजें हैं, कोई चीजें हैं इसमें आपको ऐसा बताएं कि मारते हैं एकदम रॉकेट साइंस है, बहुत ही कठिन हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, एक आप लोगों को खुशखबरी की बात ये बता देते हैं भाई, कुछ ही दिनों में लाइव क्लास तो नहीं चल सकती, ये तो पता है आपको, हमने बहुत प्रयास किया और नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी। बट ऑफलाइन क्लास में क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाना हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 वालों के लिए। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लिखवाने वाली चीजें आपको रिकॉर्डेड नहीं मिल सकती हैं, जो बच्चों को लिखवाया जाएगा नोट्स के रूप में, बट आपको वो चीजें जरूर मिलेंगी जो पढ़ाया जाएगा एज अ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास, आपको कॉन्सेप्ट उसके मिलते रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो क्लास इसलिए रेगुलर आपको मिल सकती है क्योंकि भाई रेगुलर ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, तो रेगुलर ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो आप लोगों को रेगुलर और रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अब अपलोडिंग को लेके प्रॉब्लम ना आए, ये महोदय परेशान ना करें, तो हम वो आपको डेली दे देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और क्लास 10th में भी, क्लास 10th और क्लास 12 वालों के लिए, ठीक है। तो जो हमारे डियर स्टूडेंट अच्छे विद्यार्थी हैं, क्लास 12 वाले भी, जिनका हमसे बड़ी शिकायत थी कि आप तो बड़े सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते रहते हैं, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम लोगों के लिए बताइए तो जाने आपको कि हाँ आप हमारे लिए भी कुछ करते हैं। जी, आपके लिए ही करने जा रहे हैं। ऑफलाइन क्लास की सारी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, और रियल एग्जाम्पल तो हम देते ही हैं, वही रियल एग्जाम्पल आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा कि, और ज्यादा दिन नहीं, बस 2-4 दिन हो सकता है कि यही हम लोगों को अभी 26 जनवरी, भाई पूरे देश में इससे बड़ा त्योहार कोई हो सकता है क्या? 26 जनवरी 15 अगस्त से बड़ा भी कोई त्योहार होता है? नहीं है। 14 अप्रैल को कह सकते हैं अंबेडकर जैसे व्यक्ति का जन्म, महात्मा गांधी के जन्म को कह सकते हैं, बट ऐसा इसके अलावा और कोई, ठीक है दीपावली होली तो हम कहेंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा, मतलब उसके बारे में हमको सच्चाइयां नहीं पता है, सच्चाइयां इनके बारे में पता है ना, तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग जल्द ही आप लोगों को, मे बी 1 फरवरी से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाए, पहले भी मिल सकता है। अभी क्या चल रहा है, अभी क्लास 12 वालों के लिए ऑफलाइन क्लास में बेसिक चल रही है, बेसिक, जैसे कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे करेंगे, कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे करेंगे, ये सारी चीजें चल रही है। अभी इसको हम बाद में करते हैं, तो आपका टाइम चला जाएगा, आप इम्पोर्टेंट हैं, देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? इनका आंसर हम नहीं देखने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम है। अगर आ जाता है तो आप समझिएगा कि आपकी किस्मत ही थोड़ी सही नहीं थी भाई, ये क्वेश्चन थोड़ी आता है यार, कभी कभी आ जाए तो फिर इतना टेंशन हमको लेना है, आए भी जाए तो इसमें लिख दीजिएगा, बढ़िया से दिखा देंगे आपको, हम आंसर दिखा देंगे, टेंशन न को लेना है आपको, ठीक है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? इसका भी आंसर दे देंगे, बट इसका हम आंसर अभी यहाँ बताने वाले नहीं है, ठीक है। जो हमको अच्छा लगे वही बात करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा कि जो अगर आप दिन को रात कहे तो हम भी रात कहेंगे, क्या जरूरत है, हमको अच्छा लगेगा हम वो चीज करते हैं। तो चलिए, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है
इसको तो हम देखेंगे क्योंकि ये हमको पसंद है, ठीक है, और आप भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं, और ये हैं इनके आंसर। ए भी इधर आ जाओ, आप तो इधर आ जाओ सर जी। चलिए कहाँ गए, खांसी आने लगी है अभी, इसलिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल देते हैं हम। अभी एक आध मिनट का ब्रेक ले लेंगे तो फिर खांसी वांसी चली जाएगी, और जल्दी ही ब्रेक ले सकते हैं। तो ये जो अभी हमने बताया था किसानों के लिए, वो आंसर आपको हमने भाई कहा कि भाई बताएंगे नहीं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसको हटा दें ताकि आप लोग इसका फोटोआ ले लें। अगर जिनको इसका फोटोआ लेना है तो फोटोआ ले सकते हैं, मतलब फोटो खींच सकते हैं, देख सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। तो भाई ले लीजिए आप फोटो, और फोटो ऐसे भी आप बहुत खींचते हैं, तो इसका भी फोटो ले लीजिए। सेल्फी ऐसे चाहे लीजिए या फिर ऐसे ले लीजिए, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा डजंट मैटर, आप याद रखिए। और ए डेवलपमेंट हमको मापने के लिए, तो इसका भी आप फोटो ले लीजिए यहाँ से, बढ़िया वाला। नहीं आएंगे, अच्छा अभी तो आएंगे ऐसे, ठीक है। इसका भी फोटो मन कहे तो लीजिएगा। बट हम किस पे आते हैं, तो हमको तो जानते हैं, यही चीज हम देखेंगे, यही किया है यही करेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसका नाम क्या है, भूमि संसाधन, ठीक है, लैंड रिसोर्स से रिलेटेड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भूमि संसाधन कहते हैं। किसी भी देश में जहां कहीं भी जितने देश प्रदेश सम्मिलित है, सबको वहां पे हम क्या नाम दे सकते हैं, जो उसके अंतर्गत भूमि आएगी उस सबको भूमि संसाधन कहेंगे। बढ़िया एग्जांपल दिया, मैंने डिफिनेशन बढ़िया दिया है। कह सकते हैं इसके अंतर्गत कृषि भूमि, चारागाह भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि आदि को हम रख सकते हैं, इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं, सबको शामिल कर सकते हैं। भूमि संसाधन के क्या महत्व है, तो वन और जो वन उत्पाद जैसे दरवाजे, खिड़की, कुर्सी, मेज, सब तो भाई इसी से निकलते हैं। अरे भूमि ना रहे, पेड़ पौधे छत पे लगा दोगे, लगेगा जी, छत पे पेड़ पौधे लगेंगे जी, लगते हैं सर जी, लगते हैं ना। हमने फूल के पौधे लगाए भाई, फूल लगा के फूल बना सकते हो, आम लगा के वहां पे आम नहीं उगा सकते हो। अभी तो आ गए हैं ब्रांडेड आ गए हैं, उनको आप वहां भी लगा सकते हो। फिर उनके लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो भूमि संसाधन बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए भी इसकी जरूरत तो पड़ेगी। कृषि के लिए आवश्यक संसाधन, खाओगे क्या, रोटी खाना है आपको, और अभी ये आटा की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीजें कहाँ से आएगी, भूमि से। भूमि के विशाल क्षेत्र का उपयोग चराई के रूप में किया जाता है। कारखाने तथा रेलवे लाइन का डेवलपमेंट भी इसी से होता है। तो ये सारी चीजें हम भू संसाधन के रूप में याद रखेंगे, ठीक। तो इनके महत्व को और किसे कहते हैं, ये आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे हम कहें तो आसान और अच्छा आंसर इसका ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, सारी चीजें तो बहुत ही आसान है, ज्यादा रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं भाई अच्छे क्वेश्चन। क्या सर जी अब तक खराब क्वेश्चन थे, जी बिल्कुल नहीं, ये भी अच्छे क्वेश्चन थे, बट ये 4 नंबर के थे। अब आपको मिलेंगे 6 नंबर के। अच्छा तो 6 नंबर के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, जी बिल्कुल। 6 नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए 6 नंबर लेके जाइए। आपको एक बात बता देना, जब हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो जब लूडो खेलते हैं हम लोग ना, तो लूडो में नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक उसमें ऐसे नंबर दिए गए रहते हैं, पॉइंट रहती है सब। हमको हर चाल जब चलनी होती है तो हम ये इंतजार करते हैं किस बार 6 आएगा, बट 1 भी आ जाए तो चलना पड़ता है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है,
हर बार हमको लगता है कि इस बार तो 6 लग ही जाएगा भाई, बट 1 भी आ जाए तो क्या करना है, चलना है। कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट पॉइंट मतलब 99 पे पहुंच गए, सांप ने काटा तो फिर नीचे तक आ जाएंगे, यानी पहुंचने वाले हैं बिल्कुल मंजिल के करीब, वहां से भी कई बार लौट के आना पड़ता है। तो फिर से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग और चलते हैं। और अगर कोई चीजें नहीं मिली हैं लाइफ में तो ये समझ लीजिएगा कि फिर अगर कुछ छिन गया, बहुत सारी चीजें छिन जाती हैं, तो फिर ये एहसास दिलाना है ना, जो चीज छिन के गई है उससे बेटर मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं उससे बेटर ही चीजें मिलती हैं। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है, बट सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखना है। क्वेश्चन क्या है इसका पूरा, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या इसका क्वेश्चन है। यही बताया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा उसके कारणों और उसके सीमाओं के बारे में बताइए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और उसकी सीमाओं के बारे में बताइए। तो चलिए भाई हम उसके रीजन बता देते हैं और क्या क्या उसकी सीमाएं हैं ये भी बता देते हैं, मतलब कमियां इसको कह सकते हैं, क्या क्या कमियां थी इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं कि भाई हाथ जोड़ के ना किसी की बातों को मना कर देना। जैसे हमसे कोई बोले कि भाई फिर से आप विद्यालय में आ जाइए तो बड़ा मजा आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, भैया माफ करिएगा अभी हम इस विद्यालय में दोबारा नहीं आ सकते हैं, बिकॉज एटीट्यूड पर्सन तो भाई अपना एक तरीके का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें यहाँ पे भी बताई गई कि हाथ जोड़ के मना कर दीजिए किसी काम को करने के लिए कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा मार्च 1930 में 78 आश्रम के अन्य सदस्य के साथ अहमदाबाद से साबरमती आश्रम के गुजरात के पश्चिम समुद्र तट पर दांडी गांव के पैदल चल के 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे, जहां गांधी जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किया गया। चूंकि भारत में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था, इसलिए इसे अवैध माना जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह की बदौलत महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ और नमक मार्च ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रति नागरिक के विरोध का प्रतिनिधित्व करता था। क्या सभी इसे बताएंगे ना, आराम से। महात्मा गांधी ने क्या किया, मार्च में 12 मार्च से चलना शुरू करते हैं और कहते हैं अब की बार ना हम नमक कानून तोड़ेंगे। अच्छा जी, नमक कानून क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, कहते थे कोई भारतीय नमक अपने से नहीं बनाएगा। हमने कहा ठीक है, तो गांधी जी कहें ठीक है, नमक बनाएंगे, हम क्यों नहीं बनाएंगे, हमको आता है बनाने तो हम बनाएंगे। तो पैदल यात्रा करते हैं, गुजरात से लेकर अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा करते हैं और इस यात्रा के बाद 78-79 लोगों को जोड़ के पहुंचते हैं समुद्र किनारे दांडी। कहते हैं अब हम नमक बनाएंगे और नमक बना के नमक कानून तोड़ देते हैं। और नमक कानून जब तोड़ते हैं तो अंग्रेज लोगों को लगा, वहां खबर गई, इरविन था उस समय, कहता है कि जानते हैं गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। कहते हैं अच्छा कौन था, ओ गांधी जी। कहे जी गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा है, गिरफ्तार करो उसको। तब तक खबर आती है कि भाई गांधी जी ने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर दिया। ओहो, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर दिया, ठीक है फटाफट उसको गिरफ्तार करो। गांधी जी को गिरफ्तारी होती है फटाफट, जानते ही हैं गांधी जी को गिरफ्तारी होगी तो क्या करेंगे, हमको भोजन नहीं देता है, इस तरीके से बात करेंगे और धीरे से छूटेंगे भी। तो देखेंगे वो सारे मुद्दे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में देखते हैं, इधर थोड़ी देखेंगे।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अब रीजन क्या थे, ये तो हमको पता चल गया भाई कि नमक कानून तोड़ दिए थे, बट इसके रीजन क्या क्या हैं ये देखते हैं हम लोग। तो रीजन, इसके रीजन क्या है, यानी कारण जिसको हम कहते हैं, तो क्या क्या है देखते हैं। पहला रीजन पहला रीजन क्या था कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में बना था, 28 में भारत आया था। इसमें सर साइमन करके मुख्य आदमी था, 7 लोगों की कमेटी थी, 7 लोग इसमें शामिल थे, और ये सब मिलके जो है यहाँ पे साइमन कमीशन आया, जिसमें इसका विरोध भी किया गया, गो साइमन का नारा भी लगाया गया। उसमें एक महान व्यक्ति की जान भी गई, और इस वजह से जो है साइमन कमीशन को बहिष्कार करके यहाँ पे सविनय अवज्ञा चलाया गया। डोमिनियन स्टेट की मांग को अस्वीकार किया गया, मतलब 1929 में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हमको स्वराज्य दे दीजिए, माने अपना राज्य होगा, डोमिनियन स्टेट, राज्य हमारा होगा, नियम कानून आपका चलेगा। अंग्रेजों ने कहा कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिलेगा, तो नेहरू जी कहते हैं कि हमारे पिताजी की बेइज्जती करोगे, रुको बताते हैं तुमको। तो फिर बाद में कहते हैं कि अब डोमिनियन नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूर्ण राज्य। इस स्वराज जो राज्य क्या होता है, अब हमको पूर्ण राज्य चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या क्या सीमाएं थी, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव के बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं थी, जैसे क्या क्या सीमाएं थी देखते हैं। कहाँ गए हो जी, पीडीएफ ही गायब है, पीडीएफ ही गायब है, तो फिर हम पीडीएफ लाते हैं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। ये रहा पीडीएफ तो अपने घर का है, कहाँ जाएगा, ये है जी पीडीएफ। अभी इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी तो इसमें सारी चीजें पड़ी हैं, आराम से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, स्टोरेज का इशू तो रहता है, स्टोरेज का इशू क्यों रहता है हमारे पास बार बार, बिकॉज इससे रिकॉर्ड करते हैं ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट अभी तो क्लियर है सारी चीजें, चलिए क्लियर है तो देखते हैं हम लोग। क्या क्या सीमाएं थी, तो इस आंदोलन में मुख्य रूप से शहरी वर्ग शामिल था ज्यादा से ज्यादा, जबकि किसान और अन्य हाशिए पर जाने वाले समूह काफी हद तक शामिल नहीं थे। इससे आंदोलन की पहुंच और जनता की संगठित करने की क्षमता जो है थोड़ी सी कम हो गई थी। आंदोलन की अछूतों की अपेक्षा, आंदोलन ने अछूतों की उपेक्षा की। थोड़े से आंदोलन में ना, ये आपको हम बता दें, गांधी जी हों, नेहरू जी हों, कोई भी हो, बड़े बड़े नेता लोग, ये उस समय देश का सोच रहे थे, बट देश के लोगों का नहीं सोच रहे थे। मतलब उनके समय में भी अछूत जैसी बातें थी, जिनको हम छुआछूत से रिलेट करके आज आर्टिकल 17 में देखते हैं, वो अंबेडकर जी के द्वारा लाया गया कि आर्टिकल 17 बनाया जाए। ये लोग उस समय भी बोल रहे थे कि भाई हम पहले देश चाहते हैं, तो फिर जो इतने कई 100 वर्षों से परेशान हो रहे हैं वो देश के नहीं हैं, वो पकड़ के लाए गए हैं कहीं से, उन पे नहीं ध्यान जा रहा था इन लोगों का। तो इस आंदोलन में यहाँ पे अछूतों की उपेक्षा भी की जाती थी, इसलिए थोड़े से ये लोग शामिल नहीं थे इसमें। तो हमको ये देखने को मिलता है ये आंदोलन काफी हद तक महात्मा गांधी के नेतृत्व पर निर्भर था, लेकिन जब उन्हें जेल में डाल दिया गया तो अनुपस्थिति के कारण आंदोलन प्रभावशीलता कम हो गई। चलाते हैं और लोग भी इसको चला रहे थे बीच में, बट इनको जब जेल में डाला गया तो फिर थोड़ा सा तो भाई जिनके नाम से चल रहा है वही जेल में चले जाए तो फिर मुसीबत तो आ ही जाएगी।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के रीजन क्या है, क्या कारण है ब्रिटेन वुड्स समझौते का, वो कारण को बताइए। तो कारण क्या है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व बैंक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1 वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई। इसका तत्कालीन रीजन था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ है, तो 1939 से लेकर 1945 तक चला। पहला कब से कब तक चला है, तो 1914 से लेके, ठीक है, 1914 से 1918 तक ही चला है पहला विश्व युद्ध। ठीक, तीसरा तीसरा तो भाई कहाँ हुआ है, तीसरा आप लोग करा सकते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौते का उद्देश्य, इसका मुख्य रीजन क्या है, तो इसका मुख्य रीजन क्या क्या था ये भी देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसका सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। एक अग्रणी डेवलपमेंट संस्थान है और इसमें अगर हम देखते हैं तो भाई जो जितने भी ऐसे विकसित देश हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कंट्री हैं, जैसे गरीबी से लड़ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, ऋण गारंटी, जोखिम प्रबंधन, इन सारी चीजों पे यहाँ पे सलाह देने का काम करता है। इसके सदस्य संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसीलिए इसका वित्त पोषण किया गया और इसमें पैसा कैसे खर्च किया जाता है, ये सारी चीजें बताई जाती है। ठीक, तो ये चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक, बता सकते हैं। और अगर हम इस ब्रिटेन वुड्स के बारे में और सारी चीजें देखना चाहते हैं तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं, बट यहाँ तक ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप समझ लेंगे। अब संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं पे आते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा फटाफट हम इसको कवर करना चाहते हैं। थोड़ी सी स्पीड और भी हम बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ताकि जल्दी हो जाए, मे भी, ठीक है, अधिकतर चीजें कवर हो जाएं। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं, बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। इतनी बार एग्जाम में आया है कि कभी भी आ जाता है। पिछली बार ना हमारे क्लास 10th में कुछ स्टूडेंट इतने ज्यादा, मतलब एक तरीके से कहिए कि मानते थे बातों को, कि अगर बोल दे उनसे कि इस क्वेश्चन को याद करके जाइएगा तो याद करके आते थे। कई ऐसे स्टूडेंट हमने देखे कि जिनको ढाई पेज अगर एक बार में बताना हो तो बताते थे। इतने टॉप लेवल के स्टूडेंट थे, मतलब अच्छे बच्चे थे बेचारे। अब हुआ यूं कि उनसे हमने कहा कि भाई ये संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं याद करके जाना, आएगा। बट फर्क क्या था ना, हमने यहाँ संघवाद की विशेषताओं को याद करने के लिए कहा था, मतलब वही चीजें हैं। अब एग्जाम हुआ और उस समय उसी दिन हम वहां पे थे, एग्जाम देके जब बच्चे निकल रहे थे, तो फिर एक लड़की क्या कह रही है कि सर जी आपने कहा तो था बट संघीय दिया है। हमने कहा भाई वही है, वही तो है, संघवाद था वही संघीय है। तो बोली ओहो लिख के तो वही आए, बट मेरे को डाउट था कि कहीं ये दूसरा हुआ तो फिर क्या होगा, और आप ऐसे कैसे इतने कंफर्म होके बोल दिए थे कि हाँ यही चीजें आने वाली हैं। हमने कहा भाई ठीक है, इसमें हमने कहा है फिर कैसे नहीं आ सकता है। तो फिर इसलिए जो है ये सारी चीजें वहां पे हुई। अच्छे बच्चे थे, इतने अच्छे बच्चे थे कि कह नहीं सकते हैं। अब हमने देखा 2-2 ढाई पेज याद करके आते थे। इसके बाद का जो बैच आया था थोड़ा सा इतना सही नहीं था। उसमें कुछ बच्चे बड़े ही मतलब ऐसे थे कि जिनको याद वाद करने से कोई मतलब ना है, उनसे काम मतलब नहीं याद करना, आप पढ़ा दीजिए आपका काम खत्म है। तो ऐसे भी बच्चे मिलते थे कभी कभी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली, यहाँ 2 या 2 से अधिक सरकार, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार। क्या मतलब है इसका, मतलब है कि भाई यहाँ पे ना हमको मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे मिलेगी, ये कहाँ गई कहाँ चले गए हो तुम जी, यहाँ। तो यहाँ पे अब क्या हमको मिलता है, यहाँ पे मिलता है स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ क्या मिलता है लोकल गवर्नमेंट। तो 3-3 लेवल की, यानी 2 स्तर से ज्यादा सरकार यहाँ पे मिलेगी।
अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करेगी, मतलब यहाँ रहने वाले निचले लेवल पे तो ये गोलू मोलू सब एक ही जगह के हैं, सब एक जगह के हैं, इनके ऊपर शासन भी सब लोग मिलके करेंगे। और अपना अपना अधिकार क्षेत्र सबका होता था। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। मतलब जितने स्तर की सरकारें हैं सबकी भाई अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है, सबके अपने राइट्स हैं, सब अपने से मिलजुल के जनता के हित के लिए काम करेंगे, ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। आगे देखते हैं तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक ही स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। मान लीजिए कि राज्य सरकार को लगा कि अपने राज्य में हम कोई नियम बदल देते हैं, तो फिर केंद्र सरकार से परमिशन तो लेना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अकेले अपने मर्जी से कोई चीज नहीं कर सकते हैं, आपको परमिशन लेना होगा, परमिशन लेने के बाद ही आप कोई निर्णय ले सकते हैं। विदाउट एनी परमिशन डोंट ट्राई टू एनी अदर थिंग्स, कोई भी चीजें आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे। तो ऐसे बदलाव को दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही लेना होगा, ठीक है। तो ये भी भाई इसका आंसर हो जाता है। बाकी इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, आप इनको याद रख सकते हैं। अगर आपको लगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो कहा था नहीं बताएंगे यही आ गया है, तो भाई आ जाए तो इसलिए इसको देख लीजिए, काहे परेशान होते हैं। और अगला कोई क्वेश्चन, तो अभी और जितने क्वेश्चन हैं तो इनमें से मृदा अपरदन के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि मृदा अपरदन पे क्वेश्चन हर बार आता रहता है। हम उन्हीं क्वेश्चन को देख रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका चांस ज्यादा बनता है। बाकी भी आ जाए तो आंसर तो हमने आपको दिखाया है, ऐसे वो मत लगा दीजिएगा कि सर जी आपने तो कहा था, और आप ही के ऊपर हम लोग केस करेंगे कि क्वेश्चन क्यों नहीं आया, आ गया। तो मृदा अपरदन, मृदा अपरदन के बारे में और इसके समाधान के बारे में कि भाई मृदा अपरदन ना हो कैसे रोकेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। तो मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब है प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें जल और वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि के ऊपरी सतह, माने ए है मिट्टी, और यहाँ ऊपर से हमने गिरायो पानी, यहाँ से हमने चलायो हवा, मतलब ये सारी चीजें चलती हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी को नाम देंगे कि भाई मृदा अपरदन हो रहा है। बात समझ में आई, ये मृदा अपरदन हो रहा है, ठीक ना। अब ये कैसे कैसे होता है, तो इससे हम देखते हैं इसके क्या समाधान है, कैसे बचा सकते हैं। तो समोच्च जुताई, यानी इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि कार्य जैसे बुआई हो गया, जुताई हो गया, भू परिष्करण हो गया, खरपतवार हो गया, इस सब पे नियंत्रण करिए और समोच्च रेखा पर किए जाते हैं, अर्थात इन कार्यों को दिशा के ढाल के समांतर ना होकर लंबवत होती है, जिससे भूक्षरण की कमी होती है। मतलब हमको इसको जो है अपने से क्या करना है कि जिधर ढाल है उसी बेस पे नहीं, हमको एक दिशा देके अलग तरीके से लंबवत हमको खेती करनी होगी, ठीक। पट्टीदार खेती, इसके अंतर्गत खेतों में पट्टियां बनाकर भूक्षरण रोकने हेतु अवरोधक फसल लगाई जाती है। मतलब ये आपके खेत हैं, अच्छा जी, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ बीच बीच में लगे तो आपको पट्टी बनानी है और यहाँ पे आपको रोकना है थोड़ा सा, ठीक है। सीढ़ी नुमा वेदिकाएं, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा जो है वेदिका बनाकर फसलें उगाई जाती हैं। रसक मेखला, जैसे अभी ना वो देखते होंगे आप, कई लोग ऐसे लाइन में फसलें जो है उगाते हैं वहां, ठीक। तो ये सारी चीजें वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा और को बचाया जा सके। ऐसे एक वृक्ष होता है मैनग्रोव करके एक वृक्ष होता है, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं लगा देते हैं फसलों को, मतलब वो एक तरीके का वृक्ष है, तो क्या करता है भूमि को ना कटने से रोकता है, बचा के रखता है, तो ये बचा के रखेगा वहां पे, ठीक। और कोई क्वेश्चन है क्या, हो ऊपर चलो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अभी इसको भी आप याद रख लीजिएगा और साथ में ये दोनों को थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। इनके आंसर आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनका आंसर केवल आप देखिए, इनको हम बता नहीं रहे हैं, बट इनके आंसर आपको याद रखने हैं, फोटो वगैरह ले सकते हैं,
यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो फिर इनको हम ज्यादा समय लेंगे नहीं, बताएंगे नहीं इनको। आपके जितने क्वेश्चन हैं सबके आंसर हमने बताए हैं। इनमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं, आएंगे, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चित होके जाइएगा पेपर में। अभी भी हम ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे कराने वाले हैं जो आपको मिलेंगे सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज, मतलब अलग अलग चैप्टर के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हम कवर करा देंगे। कब कवर कराएंगे? जल्द ही कवर कराएंगे। कुछ को लगता है ना कि ये सर जी खाली बतिया देते हैं, पूरा नहीं कराएंगे, पूरा करा देंगे। ये हमारा साथ नहीं दे रहा है बेचारा, मतलब ये तो दे रहा है ना, एक क्या कहते हैं इसको, वाईफाई लगवाए हैं, एक बार लगवाए थे चला नहीं, फिर से लगवाए हैं, यही चीजें फिर से नहीं चल रही हैं, तो ये नहीं साथ दे रहा। डाटा से हमारा हमारा थोड़ा सा पहले लाइट से दुश्मनी थी, दुश्मनी इन द सेंस है कि बनता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अभी क्या हुआ है कि लाइव क्लास नहीं चलती, लाइव चले इतना क्लियर दिखे जितना अभी दिख रहा है, बता रहे हैं ना, इतनी क्लास दे देते, इतनी क्लास दे देते कि क्या ही बताएं। चलिए फिर बात नहीं करते हैं और खांसी भी थोड़ी सी आना शुरू हो रही है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।